हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ दिवेश गुप्ता। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 जीएससीबी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो चलो बनते हैं जीरो से हीरो इन अकाउंट्स। अब सर, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब सर, आप हमें पूछोगे कि सर 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ओसी में कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, बिकॉज ओसी में ये सारी की सारी चीजें आती है ना। तो सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने जो 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट पढ़ा है ना, वो कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट था, वो हम लोगों को अभी देखना है। तो सर 11th स्टैंडर्ड में जो भी आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था दैट इज ऑल अबाउट अ सोल प्रोप्राइटर्स अकाउंट। जो भी आपका 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट था वो कौन सा अकाउंट था? सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट था। दैट मीन्स कि जो भी आप लोगों ने फाइनल अकाउंट देखा था ना, फाइनल अकाउंट देखा था ना, वो कौन सा था? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था? तो सर सोल प्रोप्राइटर। कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी पढ़ लिया था। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजों का अकाउंट कि जिसमें कोई भी प्रॉफिट का क्लू ना। अब सर एनटीसी चैप्टर पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें वही था ना कि सब्सक्रिप्शन कितना मिला, वो कितना मिला एंड वगैरह वगैरह। तो सर इन लोगों की कोई इनकम नहीं हुआ करती थी। इन लोगों को क्या मिलता था? तो कहीं से डोनेशन मिलता था, कहीं से सब्सक्रिप्शन मिलता था, कहीं पे से एंट्रेंस फीस लेते थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब सर 12th स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट कि आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड जो है वो दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कितने पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है ना आप लोगों का, पार्ट 1 जो है वो है आप लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म का। किसका है? पार्टनरशिप फॉर्म का। और जो पार्ट 2 है वो किसका है? तो सर कंपनी का। तो सर अगर आप लोग देखने जाओगे तो आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटर का भी अकाउंट पढ़ लिया। 12th स्टैंडर्ड में आते ही आप लोगों ने पहले पार्टनरशिप का अकाउंट पढ़ने वाले हो, और पार्ट 2 में आप लोग कंपनी का अकाउंट पढ़ने वाले हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी चीजों के अकाउंट्स के बारे में क्या कर दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे दिया जाएगा। इन डिटेलिंग में तो सर बहुत सारी चीजें होती है कि जो कुछ चीजें आप लोगों के सिलेबस में है और कुछ चीजें आप लोगों के सिलेबस में नहीं। क्लियर? तो सर ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। क्या है नाम? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। और सर सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। किसका मतलब होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो सर ये पार्टनरशिप का मतलब जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पार्टनर्स क्या होते हैं, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो सर इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन तीनों नाम के मतलब समझा दूंगा कि पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप फर्म क्या है। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो और उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिट। बंद तो करो, तो कंटिन्यू करो, उभा रही जाओ। बच्चे देख क्रॉप करें सर। कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि जिसमें दो लोग मिलके काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। कि जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग कुछ प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वर्क कुछ प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो ऑन। अब वही दो लोगों में से हर इंडिविजुअल पर्सन को कहा जाएगा क्या? पार्टनर। तो पार्टनर क्या होगा? तो इंडिविजुअल पर्सन ऑफ पार्टनरशिप। इंडिविजुअल पर्सन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होगा? कि कलेक्टिवली जो भी पार्टनर लोग काम कर रहे हैं वो। और पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? कि ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे। क्या कर रहे हैं? बिजनेस विथ फ्यू
अग्रीमेंट्स। अभी अग्रीमेंट्स क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो सर ये हो गए पार्टनर, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब सर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, एक बार वो देख लेते हैं। सर यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी नोट्स जो है, जो मैंने खुद ही बनाई है, वो मैंने अपलोड करके रखी हुई है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से चैप्टर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें, क्योंकि सिंपल सी बात है, 12th स्टैंडर्ड है, बोर्ड एग्जाम आने वाली है, तो सर बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज है, तो सर 5 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 31 ये सर फिक्स है। 12th स्टैंडर्ड के यही मजे है कि आपको पता होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बट सर अगेन ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली है। अगर इस बार गवर्नमेंट को कुछ मजा आ गया और कुछ चेंजेस कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, बट तब तक के लिए हम लोग यही देख के चलते हैं कि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो सर नोट्स की अगर बात करें तो वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और इंट्रोडक्शन में क्या है कि पार्टनरशिप फर्म इज इमर्ज फ्रॉम कैपिटल एंड मैनेजमेंट मैनेजरियल लिमिटेशन टू द सोल प्रोप्राइटर फर्म। अब सर 11th स्टैंडर्ड के ओसी सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के जो बिजनेस संभाल रहा है, घर से पैसा ला रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही लेगा, काम जो भी करेगा खुद ही करेगा, अगर झाड़ू लगाना है खुद ही लगाएगा, कोई बिजनेस की मैनेजरियल डील करनी है वो खुद ही करेगा। तो सर हमें समझ में आता है कि वो अकेला बंदा बेचारा कितना काम करेगा, बेचारी एक अकेली जान और उसके ऊपर काम डालने वाले 500 लोग। तो सर यहाँ पे उन लोगों ने बाद में क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करें, क्यों ना हम लोग एक से बढ़ के दो हो जाए। अब सर एक से बढ़ के दो का मतलब ये नहीं कि जो आप लोग सोच रहे हो, एक से बढ़े दो का मतलब क्या हो जाएगा कि एक पर्सन जो काम कर रहा था उसकी जगह पे कितने पर्सन हो जाए, 2 पर्सन हो जाए। तो ये सर लिमिटेशन थी सोल प्रोप्राइटरशिप की कि एक अकेला बेचारा आदमी कितने लोगों को खुश करेगा। तो यहाँ पे वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन सा टॉपिक आ गया था, पार्टनरशिप फर्म का। तो सर ये तो काम का बर्डन हो गया। दूसरा बर्डन ये भी तो था ना कि सर पैसे कौन लेके आएगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि पैसे है तभी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वरना तो फिर कोई भी बातें होने वाली नहीं है। तो एक अकेला बेचारा अगर पैसे लेके भी आएगा तो वो कितना पैसा ला सकता है। तो सर यहाँ पे पैसों की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, इसलिए पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में इंट्रोड्यूस हुआ। तो सर यहाँ पे रीजन मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप फर्म पिक्चर में क्यों आई। तो सर पहला रीजन क्या है, एन इंडिविजुअल हैज अ सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव अ रिक्वायर्ड स्किल। अगर किसी बंदे के पास पैसा है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास दिमाग भी है। अब दूसरे में मैंने क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल हैज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। सर ये हम लोगों ने काफी बार देखा है, अगर दिमाग है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो दिमाग नहीं है, अगर दोनों है तो वो दुनिया के एक पर्सन में आ जाते हैं जिसको हम लोग मल्टी मिलियनर्स कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। अगर पार्टनरशिप फर्म हमें चालू करनी है ना तो उसके कुछ ही रीजन हो सकते हैं। पहला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है बट दिमाग नहीं, तो सिंपल सी बात है जिसके पास दिमाग होगा उसको मैं पार्टनर बना लूंगा। दूसरा, मेरे पास दिमाग है बट पैसा नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा, जिसके पास पैसा है उसको पार्टनर बना लो। तीसरा, कि मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है कि पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क मेरे सर पे ही आएगा, सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ा है, तो क्यों ना मैं पार्टनर रख लो, तो बिजनेस रिस्क में क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दिस आर द मेन 3 रीजन टू एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। अब सर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहां पे प्रोवाइड की है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। किसने प्रोवाइड की है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब सर ये एक्ट है क्या, ये एक्ट है क्या, उससे पहले ये एक्ट बनाया किसने वो एक बार देख लेते। तो सर हमें ईयर से पता चलता है, हमें ईयर से पता चलता है कि ये एक्ट हम लोगों ने तो नहीं बनाया। सर कैसे, सोचो, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में। ये एक्ट कब आया है, 1932 में। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट था कि जो पार्टनरशिप को क्या करे, गवर्न करे।
सर सोल प्रोप्राइटर को कोई भी गवर्न करने के लिए नहीं है। सोल प्रोप्राइटर का सर कोई एक्ट नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है, बट पार्टनरशिप के लिए यहां पे एक्ट है और उस एक्ट में डेफिनेशन प्रोवाइड की है। सर हर एक एक्ट की, मतलब आप कोई भी एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट ले लो, एलएलपी एक्ट ले लो, कोई भी एक्ट ले लो, सेक्शन 4 इज डेफिनेशन सेक्शन। हर किसी भी एक्ट में सेक्शन 4 जो होगी ना वो डेफिनेशन सेक्शन ही होगी। पार्ट 2 में जब कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना तो वहां पे सेक्शन 4 में ही सारी की सारी डेफिनेशन आती है। क्लियर? तो वैसे ही यहां पे सेक्शन 4 के अंदर हमें क्या करके रखा हुआ है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। एक बार रीड कर लेते हैं कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। तो सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन the persons who agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। ये मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए, मुझे मजा नहीं आ रहा था ये बॉक्स बनाने का, बट सर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि जो आप लोगों को ध्यान में रखने। तो सर यहां पे मैं एक बार लिखता हूं कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज, पहला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेशन between the persons who, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड agreed to share profit of business, तीसरा carried on by all or any one of them acting for all। सर ये लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो सर ये लिखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पहला कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। उस रिलेशन में जितने भी बंदे आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनर। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन रहेगा? तो सर बिजनेस रिलेशन रहेगा। जो हम लोग सोच रहे हैं वो वाला रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा अग्रीड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? अग्रीड। अब सर ये अग्रीड का मतलब क्या हो जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट कर रहे हैं। अब सर ये अग्रीमेंट जो होगा ना वो दो तरीके का होगा। पहला ओरल, दूसरा रिटर्न। पहला कौन सा? ओरल, दूसरा कौन सा? रिटर्न। अब इस रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग लॉ के लैंग्वेज में कहेंगे पार्टनरशिप डीड। सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि सर विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा एडवाइजेबल है, अग्रीमेंट ओरल के रिटर्न, तो रिटर्न एडवाइजेबल है। पार्टनरशिप डीड किसको कहेंगे? तो रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट सर हमें ही पता है कि मुंह जुबानी की कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर हम लोगों ने कोई चीज लिखी होगी तो फ्यूचर में याद रहेगी सर, बट अगर हम लोगों ने बोल के पार्टनरशिप की होगी तो शायद तक उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हमें याद रहेंगे नहीं। क्लियर? तो ऑलवेज रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऑलवेज रिटर्न अग्रीमेंट इज एडवाइजेबल। क्लियर? उसके बाद क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? तो सर से फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक का नाम है मनु, दूसरे का नाम है गनु। अब सर ये मनु और गनु के बीच में पार्टनरशिप हुई, कौन सी वाली? बिजनेस वाली। तो सर उस पार्टनरशिप का नाम हो गया एमजी। उस पार्टनरशिप का नाम क्या हो गया? एमजी। अब सर सिंपल सी बात है, ये दोनों अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, बहुत ही तरक्की कर रहे थे, बट सर मनु की शादी हो गई और हमें खुद को पता है शादी होने के बाद घूमने जाते हैं। अब सर शादी हो गई मनु की और वो चला गया घूमने, तो सर क्या गनु भी घूमने चला जाएगा?
हमें सबको इतना तो सिंपल नॉलेज है ना कि नहीं सर गनो क्या करेगा, ये एमजी को चलाएगा। क्लियर? तो सर मुझे एक बात बताओ, दोनों लोग मिलके भी काम कर सकते हैं? दोनों के बिहाफ में कोई एक बंदा भी काम कर सकता है ना? तो देखो यहाँ पे क्या लाइन क्या लिखी हुई है, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब जितने भी पार्टनर है सब मिलके काम करेंगे, या तो फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पे गनु अगर एमजी को संभालेगा तो वो मनु के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता? सोच के बताओ। तो सर ये हो गई अपनी डेफिनेशन किसकी, पार्टनरशिप की। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। सेक्शन कौन सा है सर जी, कौन सा? 4। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु अग्रीड टू शेयर। अग्रीड को हम लोग क्या कहेंगे, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, पहला ओरल और दूसरा कौन सा, रिटन। रिटन अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। Agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. क्लियर? तो ये थी आप लोगों की पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब अगर आगे हम लोग देखने जाएंगे तो सर एक ही मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब सर आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो नंबर्स ऑफ पार्टनर, सर ये एमसीक्यू में बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में तो सर आराम से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा कि सर मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। क्लियर? तो सर यहां पे लिखा है नंबर ऑफ पार्टनर, यहां पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टनर। अब सर इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मैक्सिमम 100 है कि क्या है। तो सर यहां पे क्या लिखा है, द सेक्शन 464। सर जी ये सेक्शन भी याद रखना है क्या? तो मैं क्या कहूंगा, नहीं ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर, मतलब कंपनीज एक्ट ने किसको एम्पावर दिया, किसको पावर प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट को। मतलब सर जी देखो यहां पे एक और नया वर्ड आया, कौन सा, कंपनीज एक्ट। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि सर सोल प्रोपराइटर को गवर्न करने के लिए कोई नहीं है, सोल प्रोपराइटर का कोई भी माई बाप नहीं है। पार्टनरशिप का माई बाप है कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कंपनीज का माई बाप है कौन, कंपनीज एक्ट। तो सर यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है ना वो पार्टनरशिप ने नहीं बताया, किसने बताया है, कंपनीज एक्ट ने बताया है। तो सर यहां पे क्या लिखा है, द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। मतलब सर जी यहां पे ध्यान दो, यहां पे था अपना कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया किसको, तो गवर्नमेंट को। इतना समझ में आता है, कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया किसको, गवर्नमेंट को। बट एम्पावर के साथ साथ कंपनीज एक्ट ने बता दिया कि मैक्सिमम कितने परसेंट रखने हैं आपको, 100। मतलब गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेशन आ गई कि अगर मैं मैक्स टू मैक्स रखना चाहूं तो कितना रख सकता हूं, 100 रख सकता हूं, 100 से 1% ज्यादा नहीं। बट ये तो गवर्नमेंट को एम्पावर किया है ना, किसने, कंपनीज एक्ट ने। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड करो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, सिर्फ 100 ही होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, देखो अब यहां पे द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म टू बी 50। मतलब गवर्नमेंट ने एट अ टाइम कितने पार्टनर एज अ मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिए, तो 50। मतलब 50 से एक भी पर्सन ज्यादा नहीं। ये किसने एम्पावर किया था, कंपनीज एक्ट ने, किसको, गवर्नमेंट को। सब्जेक्ट टू कंडीशन कितना, 100। गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब किया, 50। क्या गवर्नमेंट 60 कर सकती है, यस। क्या गवर्नमेंट 70 कर सकती है, ऑफ कोर्स। क्या गवर्नमेंट 90 कर सकती है, एब्सोल्युटली। क्या गवर्नमेंट 101 कर सकती है, नहीं। क्यों नहीं, कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया था मैक्सिमम कितना रखना है, सिर्फ और सिर्फ 100। 100 से ऊपर किसके पास पावर आ जाएगी, वापस कंपनीज एक्ट के पास पावर आ जाएगी। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर। अब सर ये किसके मतलब कौन से रूल के थ्रू आया, तो रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल
2040। समझ में आ रहा है? सर इतना ज्यादा पढ़ना है? अरे नहीं भैया, इतना नहीं पढ़ना है। देखो अभी हमें याद कितना रखना है, सिर्फ यही हमें देखना है। हमें याद रखना है सर मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 2। कोई भी पार्टनरशिप फर्म 2 लोगों से ही चलेगी। मैक्सिमम कितने पार्टनर? 50 पार्टनर, उससे ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। तो सर ये पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्या? अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो और भी अच्छी बात है सर जी, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 2 लाइन भी याद रह जाती है कि मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम 50% एज एन पार्टनर इन वन पार्टनरशिप फर्म, तो ये आप लोगों के लिए इनफ आंसर रहेगा। एंड ये एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा ना, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, इजीली ये 2 और 50 आप लोगों को याद रह जाएंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर। अब सर उसके बाद आते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड पे। अब सर पार्टनरशिप डीड मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो यहां पे ध्यान दो, रिटर्न अग्रीमेंट पार्टनरशिप deed is written agreement between पार्टनर्स। कौन सा अग्रीमेंट होना चाहिए? रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? अग्रीमेंट कितने टाइप के थे? चलो चलो जल्दी याद करो। अग्रीमेंट कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, पहला ओरल, दूसरा रिटर्न। रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। और ओरल को क्या कहेंगे? सर ओरल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट ही कहेंगे, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा नहीं। तो देखो पार्टनरशिप डीड में पहली लाइन क्या लिख के रखी हुई है? The emergence of partnership is from the agreement। सर डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था, चलो चलो डेफिनेशन देखे एक बार फटाफट। डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु अग्रीड। सर कौन सा वर्ड आ गया? अग्रीड। तो वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म पिक्चर में आती कैसे है? तो अग्रीमेंट से आती। कैसे आती है? अग्रीमेंट से आती है। चलो अब सर यहां पे क्या लिखा हुआ है? वेट मैं ये रफ कर देता हूं। हाँ वेट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, बट इट विल बी फाइन। हाँ तो सर मैं क्या कह रहा था? द इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। उसके बाद क्या लिखा है? द पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल। पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अ रिटर्न अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। हेलो सर जी, मैंने क्या कहा? लिखी हुई चीजें ही भविष्य में काम आती है। वैसे ही अगर आप लोगों ने अग्रीमेंट लिख के रेडी रखा हुआ है ना, सो दैट विल बी फेवरेबल, दैट विल बी यूज्ड एज एन पार्टनरशिप डीड इन फ्यूचर। उसके बाद क्या है सर? और इंपॉर्टेंट लाइन, अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल। मतलब आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाएगा, हेलो हेलो हेलो, क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में? विच काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज डिजायरेबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म? तो आप लोग क्या लिख के आओगे? रिटर्न अग्रीमेंट। चलो, अ रिटर्न अग्रीमेंट, a written partnership deed is desirable and advisable so that a solution of any misunderstanding or dispute। सर डिस्प्यूट का मतलब पता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, मार मारी नहीं सर, बिजनेस के रिलेटेड झगड़े होते रहता है ना छोटे मोटे, उसी के बारे में बात हो रही है। इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की होगी, तो उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि अगर ऐसी कोई चीज हो गई तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? तो सर ये पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि उसी के बेस पे, उस पार्टनरशिप डीड के बेस पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? निर्माण होगा। कहते हैं ना कमेंसमेंट होगा। उसके बाद
ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो चलो पार्टनरशिप डीड एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है कि इट इज एन रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर्स। और पूरी की पूरी पार्टनरशिप इमर्ज कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगी, तो अग्रीमेंट के बेसिस पे स्टार्ट होगी। अग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, ओरल और रिटर्न। रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे सर जी? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। और ये ऑलवेज डिजायरेबल है और ऑलवेज एडवाइजेबल है कि रिटर्न अग्रीमेंट ही आप लोगों को बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो लिखी हुई चीज होगी तो उसके बेसिस से सॉल्व करेंगे। और पार्टनरशिप डीड को इन लोगों ने क्या कह के रखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही पूरा का पूरा पार्टनरशिप क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। क्लियर? बट सर व्हाट इफ, हेलो, व्हाट इफ कि अगर आप लोगों ने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा? दैट मीन्स कि पार्टनरशिप डीड है तो सही बट कैसी है, मतलब अग्रीमेंट है तो सही बट कैसा है? ओरल है, लिखा नहीं है, तो क्या होगा? क्लियर? तो यहां पे लॉ के अंदर ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो पूरा का पूरा लॉ है ना, तो उसके अंदर उस चीज के भी प्रोविजंस लिख के रखे हुए हैं कि अगर गलती से भी आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर जी, ये डीड मतलब जो भी प्रोविजन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सर फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसमें कौन से प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं, तो ये फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करके रखना। मैंने शॉर्ट में भी लिखे हुए हैं, आप लोगों को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में वो लिख सकते हो। तो सर यहां पे क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to accounting treatment in the absence of partnership deed। सर एब्सेंट का मतलब क्या होगा? गैर हाजिर, मतलब सर वो लिखा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने बनाई ही नहीं है। तो उस केस में ये जो भी प्रोविजंस है वो आप लोगों को क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। तो चलो क्या लिखा हुआ है? The following provisions of the Partnership Act 1932 will be applicable if no partnership deed prepared। मतलब कि अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं प्रिपेयर की है देन दिस काइंड ऑफ रूल्स यू नीड टू फॉलो। उसके बाद और नो क्लैरिफिकेशन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। सर कोई टॉपिक है जिसके बारे में कोई चीज आप लोगों ने लिखी ही नहीं थी, दैट मीन्स कोई क्लैरिफिकेशन था ही नहीं, तो उस सिचुएशन में भी आपको ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट प्रोविजन क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप में कोई भी बंदा पैसा लेके आ रहा है, कहां से ला रहा है? घर से ला रहा है, बट सर वो कैसा होना चाहिए? एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड। मतलब यहां पे एक्ट में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि पैसा लाना जरूरी है, पैसा नहीं लाना जरूरी है। इक्वल इक्वल प्रपोर्शन में काम करते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। ये सबसे बड़ी लाइन आ गई। चलो 1 मिनट में ये रेस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्या हो, ढंग से दिखाई दे। ये अगेन थोड़ा सा टेक्निकल, ओके, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बट नो, नॉट टू वरी। सर वापस एक बार ये देखते हैं। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस के अंदर कैपिटल लाया जाता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैसा लाना ही लाना है, अगर नहीं भी लेके आओगे तो चलेगा। उसके बाद क्या लिखा है? इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। सर ये कैसी बात आप लोग कह रहे हो? क्या पैसे लाने जरूरी नहीं है क्या? तो मैं क्या कहूंगा? नॉट फॉर ऑल। मतलब सर हर किसी को पैसे लाना जरूरी नहीं है। क्यों? पैसे ही तो बिजनेस शुरू करेंगे ना, पैसे से ही तो बिजनेस शुरू करेंगे ना। बट सर जी ठहर जाओ, सबर करो, आएगा आगे। एक एग्जांपल के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मैं आपको समझाऊं। क्लियर? तो चलो यहां पे ध्यान दो। ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग पार्टनर थे। ये सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना। ये 4 लोग क्या थे? पार्टनर थे। अब इसमें से ये जो डी है ना,
वही सारा का सारा काम संभालता है। मतलब ए बी और सी ये लोग क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, पैसा देके चले गए, वो अपने दूसरे बिजनेस में एंगेज है। डी यहाँ पे पूरा का पूरा काम क्या कर रहा है, संभाल रहा है। क्लियर? तो डी के पास पूरा का पूरा काम, मतलब डी को क्या करना है, पूरा का पूरा काम करना है। और ए बी और सी अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो सर एक बात सिंपल सी आप सोच के बताओ, मतलब आप सोच के बताओ, ए ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, बी ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, सी ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, डी ने वर्क इंट्रोड्यूस किया, डी ने टाइम इंट्रोड्यूस किया, डी ने स्किल इंट्रोड्यूस की। सो आप लोग एक बार जेन्युइनली सोच के बताओ, क्या डी को पैसा लाना जरूरी है क्या? तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि क्या नहीं। बट फिर भी ये चारों की क्या है, पार्टनरशिप। ये चारों की क्या है, पार्टनरशिप। कि कद्दू अगर कटेगा ना तो सब में बटेगा, वैसे अगर प्रॉफिट होगा ना तो सब में होगा। ये ए बी और सी, ए बी और सी आएंगे, डी को पूछेंगे कि भाई कितना काम हो गया, डी को आंसर देना पड़ेगा। ए बी और सी आएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, डी को आंसर देना पड़ेगा। तो डी जो है वो क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, किसके लिए, ए बी और सी के लिए। क्लियर? बट कहेगा तो वो अपने आप को क्या, पार्टनर डी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डी को कैपिटल लाना जरूरी नहीं है, वैसे यहाँ पे लिखा है नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। हर कोई बंदा कैपिटल लेके आए ये जरूरी नहीं है। अब सर नेक्स्ट स्लाइड अगर देखने जाए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। सर यहाँ पे नो आईओसी लिखा है, आईओसी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रखा है ना, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब जो आप लोगों ने बिजनेस में कैपिटल दिया ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा, तो प्रॉफिट तो आप लोग ले रहे हो ना, तो अगर प्रॉफिट भी लोगे इंटरेस्ट भी लोगे तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पे नो आईओसी का टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कब, जब आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। If you are not maintaining your partnership deed, at that time you need to follow these provisions, and in this provision they are clearly mentioned that no need to provide any IOC. आपको IOC प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? तो अगर IOC नहीं देंगे तो IOD भी नहीं लेना है। अगर IOC हमें मिल नहीं रहा है तो हम लोग IOD क्यों दें? IOD का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो नो आईओसी नो आईओडी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट ऑफ, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी रिमेन इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ ना तो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट अगर हुआ तो वो क्या होगा, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर कब, जब आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, मतलब कहते हैं ना कि पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने नहीं बनाई है तब। तो सर चार टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, मतलब चार प्रोविजन पढ़े। पहला, नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल। दूसरा, नो आईओसी। तीसरा, नो आईओडी। चौथा, कि प्रॉफिट अगर होगा तो सबके बीच में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट इफ लॉस हुआ तो सर जी लॉस भी तो इक्वली ही जाएगा ना, अगर प्रॉफिट इक्वली है तो लॉस भी इक्वली है। क्लियर? उसके बाद क्या है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर। देखो मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया है, नो SBCR। एस का मतलब सैलरी, डी का मतलब बोनस, सी का मतलब कमीशन, आर का मतलब रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन पता है ना क्या होता है, कि जो ईयरली प्रॉफिट के ऊपर कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं उसको हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं। सर तीन वर्ड है, ध्यान देना, तीन वर्ड है, सैलरी, वेजिस एंड रेम्यूनरेशन। हेलो, तीन वर्ड है, कौन से, सैलरी, वेजिस एंड रेम्यूनरेशन। सैलरी कब दी जाती है, जब आप लोग काम कर लोगे तब, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द मंथ। वेजिस कब दिया जाएगा, तो डेली वेजिस पे। सर ये तीसरे कौन से खेत की मूली है, तो सर ये तीसरा जो है ना वो ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब फॉलो होता है। जो भी टॉप मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, आप जब ओसी पढ़ोगे ना तब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो उसमें जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, तो उसमें जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, तो उन लोगों को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो सर रेम्यूनरेशन इज एन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट।
जो पूरे के पूरे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होता है ना, तो उसका कुछ परसेंटेज मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, तभी तो जाके वो और अच्छा काम करेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो सर पार्टनर अगर हो आप, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा और रेम्युनरेशन भी नहीं मिलेगा। कब? जब आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? 6% इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। मतलब सर अगर पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तो फर्म को भी तो पार्टनर को देना पड़ेगा ना, क्या? इंटरेस्ट। क्लियर? तो सर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6% होना चाहिए। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। चलो 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 फटाफट। पहला क्या था? नो मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्ट। दूसरा क्या था? नो आईओसी। तीसरा क्या था? नो आईओडी। चौथा क्या था? अगर प्रॉफिट हुआ तो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पांचवा क्या था? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन देगे कि नहीं देगे? नहीं देगे। क्लियर? उसके बाद क्या था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, हेलो, पार्टनर क्या दे रहा है? फर्म को लोन दे रहा है, तो सर फर्म को भी तो पार्टनर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट रेट क्या है? 6% है। क्लियर? अब सर इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इंकर बाय पार्टनर फॉर द फर्म, द पार्टनर हैज टू द पार्टनर हैज द राइट टू रिइंबर्स इट। मतलब मान लेते हैं मनु एंड गनु की स्टोरी हमारे पास है। ये दोनों पार्टनर थे, पार्टनरशिप कौन थी? कौन सी? एमजी। क्लियर? अब सर घनु भाई साहब बाहर गया कुछ काम के लिए। क्लियर? और वो काम था एमजी का। एमजी मतलब क्या? फर्म का। अब घनु ने अपने पॉकेट में से खुद के पैसे से कुछ सामान खरीदा, किसके लिए? एमजी के लिए। तो सिंपल सी बात है, वो जब बिजनेस में आएगा तो वो वापस पैसा लेगा कि नहीं लेगा? तो कोई भी खर्चा कोई भी पार्टनर अगर करेगा ना, तो उसके पास राइट है कि वो क्या कर सके? उसको रिएम्बर्स कर सके। रिएम्बर्स का मतलब क्या हो जाएगा? वापस ले सके। क्लियर? सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच वी नीड टू फॉलो कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं हुई है। चलो एक बार वापस रिवाइज कर ले। सर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको क्या करवा रहा हूं? रिवाइज करवा रहा हूं। पहला कौन सा है? नो मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल। दूसरा कौन सा है? नो आईओसी। तीसरा कौन सा है? नो आईओडी। चौथा कौन सा है? अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हुआ तो भी इक्वली। दैट मीन्स अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो भी कैसे? इक्वली। उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन देना है कि नहीं देना? नहीं देना है। और उसके बाद अगर पार्टनरशिप मतलब कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे? 6% इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लास्ट कौन सा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कोई खर्चा करता है तो पार्टनर हैज अ राइट टू रीइंबर्स दैट एक्सपेंस फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। लर्न विथ फन। सी यू नेक्स्ट टाइम।